So, hello students, welcome back to our administrative law series. In the previous video, we explored the foundational principles of administrative law and understood how concepts of natural justice acts as safeguard against the arbitrary government action or against the misuse of the power given by the same. But a critical question still remains: how exactly do administrative authorities exercise their powers and who ensures that these powers are not misused? So, in today's video, we'll answer that question by examining the different types of administrative actions, that is, rule making, rule decision, rule application, and ministerial actions, and the powerful mechanisms of judicial review that keeps the administrative authorities accountable. So in the previous video, I just gave you the glimpse of that what kind of administrative actions are there, how many kinds of administrative actions are there, and I explained you that what four actions mean. But in this video, we'll see in detail that what does administrative action means with examples, with you can see illustrations, that how we will categorize the four administrative actions, and when the actions are done, how they are under the umbrella of judicial review, and how courts apply the check on those actions. Starting with the video, let's see एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. इट रेगुलेट्स द पावर्स एक्सरसाइज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज. हमने देखा था लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया एंड जुडिशरी हो गया. ये हमारे पास टोटल तीन बॉडीज हैं जो हमारी गवर्नेंस की ब्रांचेस में आती हैं. इसी में हमने क्या किया था, एक चौथा ऐड कर दिया था विच इज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, जो अ काइंड ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि इम्प्लीमेंट करवा रहा है. बट समवेयर इट इज परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव एंड इन सम पार्ट्स इट वाज परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ जुडिशरी आल्सो. नाउ सी, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसका काम क्या होगा, ये क्या करेगा, जो ये गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, इनके ऊपर चेक लगाता है दैट वेदर दीज एजेंसीज और दीज अथॉरिटीज आर within the limit of the power given by them or they are acting beyond that power. तो देखो, जो मॉडर्न गवर्नमेंट है वो बिना इसकी हेल्प से चलना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखो पार्लियामेंट पे उतना हम बर्डन नहीं डाल सकते कि वो इतने लंबे लेंदी लॉज निकालने लगे. एग्जीक्यूटिव को हम एक्स्ट्रा पावर नहीं दे सकते. जुडिशरी को हमने दे रखा है इंटरप्रिटेशन का, तो वो इंटरप्रिटेशन तो तभी करेगी ना जब लॉज इंटरप्रेट हो, सॉरी, जब लॉज इंप्लीमेंट हो पाएंगे. इंटरप्रिटेशन तो तभी आएगा, इश्यूज तो तभी क्रिएट होंगे जब लॉज अप्लाई हो जाएंगे. तो अप्लाई कराने का काम कर रहा है हमारा एग्जीक्यूटिव ब्रांच. तो अब यहाँ से समझो कि मॉडर्न गवर्नमेंट अकेले नहीं चल सकती, उसको नीड रहेगी कि सिर्फ सोचो लेजिस्लेचर और अगर कोर्ट्स की बदौलत पे गवर्नेंस चल जाए तो प्रॉब्लम होगा, नहीं हो पाएगा. वी नीड दिस ब्रांच दैट इज एग्जीक्यूटिव. और इस ब्रांच को जब हम इसको पावर देते हैं कि तुम ये लेजिस्लेचर का बनाया हुआ लॉ अप्लाई कराओ, तो इसे एप्लीकेशन के टाइम पे पता चलता है कि लूप होल्स कहाँ कहाँ पे हैं. उन्हीं लूप होल्स को फिल करने के लिए हम इन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को क्रिएट करते हैं उसी पेरेंट एक्ट के थ्रू जो हमारी पार्लियामेंट ने पास किया है, और पेरेंट एक्ट के थ्रू ही उसको पावर देते हैं टू मेक सर्टेन लॉज. तो जब इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, व्हेन द सेक्टर्स आर बीइंग रेगुलेटेड, डिस्प्यूट्स आर बीइंग रिजॉल्व, तो हम इन एजेंसीज को ही कंप्लीट पावर दे देते हैं. तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में देखा होगा, टाइटल हमने दिया है गवर्निंग द गवर्नर्स. गवर्निंग द गवर्नर का मतलब है कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज का काम है टू गवर्न द सिटीजन्स, दे themselves मस्ट बी also controlled through legal principles and judicial review. एक ऐसे एग्जाम्पल समझो, मान लो एक ट्रैफिक अथॉरिटी है, उस ट्रैफिक अथॉरिटी को बोल दिया गया दैट वाइल इम्प्लीमेंटिंग द रूल्स आप अपने ट्रैफिक रेगुलेशंस अपने हिसाब से बना सकते हो, आपको लाइसेंस कैसे इशू करना है वो भी बना सकते हो, अगर कोई वॉयलेट करता है तो उसको पीनलाइज कर सकते हो. आप अपना एक कह लो कि एक रूल्स या रेगुलेशंस लिस्ट बना सकते हो, एंड कोर्ट रिव्यू करेगी वेदर द अथॉरिटी हैज एक्टेड लॉफुली और नॉट.
तो देखो, इस ट्रैफिक अथॉरिटी ने क्या किया, टू गवर्न द सोसाइटी, टू गवर्न द ट्रैफिक, उसने कुछ अपने रूल्स बना लिए, उसने अपनी पावर यूज कर ली। बट कोर्ट क्या कर रहा है, कोर्ट उस एजेंसी को गवर्न कर रहा है कि जब वो ये अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहा था, तो क्या ये एक्सरसाइज पावर अल्ट्रा वायर्स तो नहीं था, क्या ये विद इन द लिमिट था जो उसको पेरेंट एक्ट ने दी है, जिसने उसे एस्टैब्लिश किया है। तो इस चीज पे चेक लगाता है हमारे कोर्ट्स, जिसको हम बोलते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज फोर पिलर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, या यू कैन से दैट दीज आर द फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। फर्स्ट इज रूल मेकिंग। रूल मेकिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे कॉसी लेजिस्लेटिव एक्शन होगा, यानी प्योरली लेजिस्लेचर जैसा नहीं, बट क्योंकि हम अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को पावर दे रहे हैं रूल्स बनाने का, टू मेक द लॉज, तो ये जो लॉज बनाने का काम है ये हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को दे दिया। पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया था उसी से पावर ट्रांसफर हुई है थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की, किसी एक स्पेसिफिक प्रोसीजर पे या स्पेसिफिक स्टैंडर्ड पे अपने जो रूल्स हैं या जो भी अपने रेगुलेशंस हैं उनको फॉर्मुलेट करने की। तो कुछ कुछ लेजिस्लेटिव जैसा ही काम है, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज रूल मेकिंग। अब ये जनरलाइज्ड फॉर्म में होता है, जनरल पॉलिसी के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है रूल डिसीजन। रूल डिसीजन मीन्स कॉसी जुडिशियल। कॉसी जुडिशियल मतलब आप जो भी जिस भी तरह की एजेंसी होगी वहाँ पे जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे उनको भी रिजॉल्व करने का काम एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को दे दिया जाता है। अब जब ये डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर रही होगी तो वहाँ पे वो उनसे ये भी पूछेगी कि पार्टीज इन्वॉल्व क्या हैं, उनको नोटिस देगी, उनके साथ फेयर हियरिंग करेगी, एविडेंसेस लेगी, फिर अपना डिसीजन देगी। तो ये जो होता है इसमें सिर्फ इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं जो भी उस पर्टिकुलर केस के पार्टी हैं। तो अ काइंड ऑफ प्योरली जुडिशरी तो नहीं, बट कुछ कुछ जुडिशरी जैसा काम कर रही है, इसलिए कॉसी जुडिशियल एडजुडिकेशन का काम कर रही है। अब यहाँ पे ये जेनरिक नहीं होगा, दिस विल बी रिलेटेड टू ओनली द पार्टीज हु आर इन द पार्टीज टू द केस। नेक्स्ट आता है रूल एप्लीकेशन। रूल एप्लीकेशन मीन्स जहाँ पे हम बात करते हैं प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, यानी सीधा सीधा सा लॉ बना हुआ है, लेजिस्लेचर ने जो पास किया है उसको अप्लाई करा दो, सिर्फ एप्लीकेशन का काम हो रहा है, दैट्स इट। तो प्योरली आप कैसा काम कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन का, या यू कैन से इम्प्लीमेंटेशन का। तो प्योरली जब इम्प्लीमेंटेशन वाले फंक्शंस होंगे उनको जब हम अप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे रूल एप्लीकेशन में चले जाएंगे। जैसे रूल एप्लीकेशन समझ लो कि एक हमने कमेटी बनाई या हमने एक कह लो एजेंसी बना दी जो फैक्ट्रीज में इंस्पेक्शन करेगी, उनके पोल्यूशन लेवल्स को चेक करेगी। तो अब इंस्पेक्शन करना है, बट इंस्पेक्शन लिखा कहाँ है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब कुछ लॉ में मेंशन्ड है। आपका काम क्या है, सिर्फ इस लॉ को अप्लाई कराना। आपने अप्लाई करवा दिया, आपने फैक्ट्रीज में इंस्पेक्शन किया, अगर सेट स्टैंडर्ड में है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप वहाँ पे लॉ अप्लाई करके उनको फर्दर गाइड करोगे, फर्दर वो चीज़ प्रोसीड होगी। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उनके लाइसेंसेस या जो भी उनको परमिशन है वो कैंसिल हो जाएंगी। तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर नॉट मेकिंग एनी लॉ, यू आर नॉट डिसाइडिंग एनी लॉ। आप क्या कर रहे हो, बने बनाए एग्जिस्टिंग लॉ को सिर्फ अप्लाई करवा रहे हो, दैट इज रूल एप्लीकेशन। फोर्थ आता है मिनिस्टीरियल एक्शन। मिनिस्टीरियल एक्शन मतलब जहाँ पे डिस्क्रिशन नहीं है, जहाँ पे मैंडेटरी है कि आपको ये परफॉर्म करना ही है। ऐसा बेसिकली तब होता है, ऐसे समझो कि कोई ऑफिस क्लर्क है, ठीक है। ऑफिस क्लर्क का काम क्या है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स को चेक करना, अगर वो सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं तो वो प्रोसीजर आगे फॉरवर्ड करना, चाहे आपको कोई सर्टिफिकेट देना हो, चाहे आपको कोई डिग्री देनी हो। तो अगर यहाँ पे ऑफिस क्लर्क के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है कि उसकी मर्जी है तो उसने दिया, नहीं है तो नहीं दिया, अगर सारे रिक्वायरमेंट्स डन है तो उसको देना ही पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी, दिस इज नॉट डिस्क्रिशनरी, चॉइस नहीं है। तो मैंडेटरी वाली जो ड्यूटीज आएंगी मिनिस्ट्रियल एक्शन में, वो फोर्थ पॉइंटर बनेगा हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का। नाउ वी विल सी वन बाय वन कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द रूल मेकिंग, दैट मीन्स द फर्स्ट वन, रूल मेकिंग द लेजिस्लेटिव प्रॉक्सी। लेजिस्लेटिव प्रॉक्सी मीन्स काम क्या कर रहे हैं, ऐसे रूल्स बना रहे हैं विच इज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। यहाँ से जो रूल्स बनेगा, अब ये रूल्स पार्लियामेंट नहीं बना रहा है, ये रूल्स एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज बना रही हैं। बट ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, इनके थ्रू भी जो बनाया हुआ हमारे पास लॉ होगा उसका भी सेम फोर्स होगा जैसे कि एक नॉर्मल लॉ का होता है। तो सेम फोर्स ऑफ लॉ के साथ ये
आगे चलेगी, ये अप्लाई करवाई जाएगी। अब ये जो लॉ बना रही है इसको ये पावर कहाँ से दिया? ऑफ कोर्स फ्रॉम द पेरेंट एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है। अब ये देखो लेजिस्लेटिव प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है। लेजिस्लेटिव प्रॉक्सी मतलब कि पार्लियामेंट कई बार क्या है, हर एक टेक्निकल चीज़ में लॉ नहीं फ्रेम कर सकती, उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं होती। कई बार हमें कुछ ऐसे लूप होल्स उस लॉ में मिलेंगे जिसमें पार्लियामेंट इज़ नॉट केपेबल इनफ टू मेक द लॉज, एंड ऑल्सो इट्स नॉट टाइम ऑल्सो कि आप उतना डिटेल में जाके नए लॉज को बना पाओगे। तो देयरफॉर it delegates the power to parliament delegates the power to administrative agencies to make certain laws on technical issues। अब देखो होगा कैसे, एजेंसीज करती क्या क्या है? पहला काम करेगी फॉर्मुलेशन एंड अमेंडमेंट। फॉर्मुलेशन एंड अमेंडमेंट मतलब एजेंसी का काम है कि वो नए लॉज को क्रिएट कर सकती है। एजेंसीज का काम है कि वो एग्जिस्टिंग लॉज को मॉडिफाई भी कर सकती है और या फिर रिपील कर देगी आपके आउटडेटेड लॉज को। तो तीनों चीज़ें परफॉर्म करेगी। दिस मीन्स क्रिएशन हो गया, अमेंडमेंट हो गया, रिपीलिंग हो गई, तीनों चीज़ें परफॉर्म कर देगी। एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने एक बार बताया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है? एक ऐसी अथॉरिटी है जिसका काम है सेंट्रल लेवल पे पोल्यूशन को हमेशा चेक करते रहना, उस पर कंट्रोल लगाना, और इसका काम है टू प्रिस्क्राइब द परमिसिबल एमिशन लिमिट्स फॉर इंडस्ट्री। अब ये हमारे कहीं इन्वायरमेंट एक्ट या एयर एक्ट में कहीं पे भी जो डेटा है, जो फिगर्स हैं वो मेंशन नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट इतना नहीं कर पाएगा, और अगर किया भी तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो अब क्या बार बार एक ही एक्ट को बैठ के अमेंडमेंट करते रहेंगे, एक ही एक्ट पे डिस्कशन करते रहेंगे? वी इन द पार्लियामेंट देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स, जो रोज चीज़ें हो रही हैं उस पर रोज डिस्कशन करना है, हम एक ही चीज़ को लेके डिस्कस नहीं कर सकते। इसीलिए तो कई बार टाइम बाउंडेशन की वजह से उतने डिटेल्ड लॉज नहीं बन पाते हैं, और बहुत बार ऐसे लूप होल्स तब पता चलते हैं जब वो लॉ इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाता है। तो लॉ तो पहले ही पार्लियामेंट से पास हो चुका है, वो सेकंड स्टेज पे जा रहा है, यहाँ से किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी से आगे फॉरवर्ड हो रहा है फॉर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में हमें कई बार लूप होल्स मिलते हैं, तो उन्हीं लूप होल्स को फिल करने के लिए हमने ये पावर अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को ही दे रखी है। अब ये जो पावर्स होते हैं ये ऑफ कोर्स कहीं हवा में नहीं आ रहे, पार्लियामेंट कॉल करके नहीं बोल रहा, या ओरल नहीं है। दिस मीन्स कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये पार्लियामेंट से जो पेरेंट एक्ट पास हुआ या जो इनेबलिंग लेजिस्लेशन है उसी के थ्रू इनको पावर दी गई है, इसको या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को। नेक्स्ट अब आते हैं जनरल एंड प्रोस्पेक्टिव। जनरल एंड प्रोस्पेक्टिव मतलब जितने भी रूल्स होंगे वो सब पर अप्लाई होंगे। जनरल मीन्स सबके लिए, प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, यानी हम पुराने टाइम पे जाके उसको अप्लाई नहीं करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है बल्कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, आगे के लिए है। रूल्स जनरल है मतलब जनरलाइज्ड है, सारे जितने भी टोटल क्लासेस ऑफ पीपल हैं, रादर दैन टू अ स्पेसिफिक कैटेगरी, हम सब पे ये अप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कोई रेगुलेशन आया जिसमें इट रिक्वायर्स दैट जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं दे हैव टू डिस्प्ले देयर हाइजीन रेटिंग्स इफेक्ट। तो अब ये सबके लिए है, सारे रेस्टोरेंट्स के लिए, इट्स नॉट स्पेसिफिक कि सिर्फ एक या सिर्फ एक एरिया का होगा। अगर ये रेगुलेशन आया किसी सेंट्रल बॉडी के लिए, इट विल अप्लाई ऑन द होल एरिया, होल टेरिटरी, नॉट ओनली ऑन द सिंगल प्लेस। दिस मीन्स जनरल है और फ्यूचर के लिए है। नेक्स्ट आता है नोटिस एंड कमेंट। नोटिस एंड कमेंट मतलब बिफोर मेकिंग दीज रूल्स, ड्राफ्ट रूल्स आर पब्लिश्ड, public comments are invited and experts provide the suggestion। this means कि formal procedure होगा, notice provide किया जाएगा, comment procedures होंगे जिसमें public जो है उसका भी participation होगा, और under APA Act यानी Administrative Procedure Acts में ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? so that public participation is made, और कुछ experts के suggestions भी आपको मिल जाते हैं, public comments से भी आपको बहुत सारे नए ideas मिलते हैं, तो ये भी forward होगा। तो before making एनी काइंड ऑफ रूल्स ये नोटिस एंड कमेंट भी ज़रूरी है। जैसे गवर्नमेंट ने मान लो प्रपोज किया दैट ऑल कमर्शियल व्हीकल्स मस्ट बी इलेक्ट्रिक बाय 2035। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कंपनीज अपने कुछ ऑब्जेक्शंस भी रेज करेंगी, कुछ सजेशंस भी रेज करेंगी, तो उस चीज़ को फॉर्मल मतलब आप जब इस चीज़ का नॉर्मल एक रूल निकालने जा रहे होगे तो सारे ऑब्जेक्शंस और सजेशंस को ध्यान में रखते हुए करोगे, एंड बिफोर द फाइनलाइजेशन यू विल हैव द मोस्ट
एडिटेड एंड मोस्ट बेटर लॉ जो भी आप सजेशंस और ऑब्जेक्शंस को ध्यान में रखते हुए बनाओगे। तो बिफोर फाइनलाइजेशन इन चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क मीन्स कि ये जितने भी रूल्स हैं बिफोर बिकमिंग इनटू द लाइक जब एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे दे बिकम एज अ ऑपरेटिंग मैनुअल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो यानी इट इज क्रिएटिंग अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। डेली ऑपरेशंस के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करता है जिसमें स्टैंडर्ड्स बताएगा कि किस स्टैंडर्ड्स में ये एजेंसीज को हमें फ्रेम करना है और पार्टीज को क्या फॉलो करना होगा। जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, वो बताएगा कि गवर्नमेंट विल फ्रेम इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नहीं बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सीपीसीबी पे डाल दिया, यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे डाल दिया। दैट नाउ अब जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो इनके पास है। अब ये जो सीपीसीबी वाली बॉडी है दिस विल क्रिएट मॉडिफाई और रिपील द आउटडेटेड लॉज, और ये नए लॉज भी बना सकती है वाइल इम्प्लीमेंटिंग द इन्वायरमेंट लॉज इनटू आवर टेरिटरी। आई होप दिस रूल मेकिंग पार्ट इज क्लियर, जहाँ पे हम सिर्फ लॉ बनाने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ नया लॉ बन रहा है बाय द एग्जीक्यूटिव और बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं रूल डिसीजन पे। रूल डिसीजन क्या कहता है? एडजुडिकेशन, द कोर्ट रूम प्रॉक्सी। कोर्ट रूम प्रॉक्सी जुडिशियल जैसा कुछ कुछ लग रहा है। जब देखो एडजुडिकेशन वैसे होता क्या है? अ फॉर्मल प्रोसेस बाय विच एजेंसीज रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड इशू ऑर्डर्स। तो जहाँ पे इश्यूज को डिसाइड किया जा रहा है जैसे कोर्ट्स में होता है। अब कोर्ट एग्जैक्टली तो नहीं है, एग्जैक्टली कोर्ट वर्ड हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो प्योरली जुडिशरी होती है जिसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, राइट। बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। हम उनको भी पावर दे रहे हैं टू डिसाइड द केस लॉज एंड डिसाइड द डिस्प्यूट्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स या बिटवीन द पार्टीज जो भी उनके एरिया में केस अगर अराइज हुआ है। तो एरिया मीन्स जो भी उनका इफेक्ट, जैसे इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट इज अ एरिया और इन्वायरमेंट की जो एजेंसी होगी दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। अब देखो ये हम यहाँ पे काम कैसे करेंगे। पहले तो एडजुडिकेशन का मतलब क्या है? हियरिंग होनी चाहिए, फॉर्मल प्रोसेस होगा, एविडेंसेस एग्जामिन होंगे, उसके बाद बाइंडिंग ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं। बाइंडिंग ऑर्डर्स का मतलब क्या है कि दोज ऑर्डर्स आर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज इन्वॉल्व। जेनरिक नहीं होता है, इट्स ओनली like it is only binding to the parties who are in that case। ऐसे समझो एक टैक्स ट्रिब्यूनल है, अब ये डिसाइड कर सकता है दैट वेदर अ टैक्स पेयर ओज एडिशनल टैक्स और नॉट। तो वो कैसे पता चलेगा? उसको नोटिस दिया जाएगा, नोटिस देने के बाद उसको सुना जाएगा, सुनने के बाद कोर्ट जो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है ये चेक करेगी दैट वेदर ही हैज़ टू पे द टैक्सेस और नॉट एज पर द एविडेंसेस जो भी वहाँ पे होंगे। पूरा मौका उसको भी दिया जाएगा टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। फिर अगर लगता है टैक्स ट्रिब्यूनल को कि नहीं इन्हें एडिशनल टैक्स देना ही है तब जाके वो ऑर्डर देगी, और जब ऑर्डर आ जाएगा इट इज बाइंडिंग ऑन दैट पर्सन टू नाउ पे दैट एडिशनल टैक्स। नेक्स्ट अब आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पहला हो गया फॉर्मल ऑर्डर प्रोसेस। फॉर्मल ऑर्डर प्रोसेस मतलब होता है कि एजेंसी एक फॉर्मल ऑर्डर इशू करती है आफ्टर हियरिंग बोथ द साइड्स। तो यानी फॉर्मल प्रोसेस होगा फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ एन ऑर्डर रिजॉल्विंग अ स्पेसिफिक डिस्प्यूट। बिल्कुल फॉर्मल तरह से होगा। जैसे कंज्यूमर कमीशन है, उसने किसी कंपनी को ऑर्डर दिया टू कंपनसेट अ कस्टमर, तो नाउ इट इज बाइंडिंग, एक फॉर्मल प्रोसीजर है और उस फॉर्मल प्रोसीजर में दैट कंपनी हैज़ टू पे दैट कस्टमर, क्योंकि समहाउ जब भी ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में ये चीज़ें पता चली हैं दैट हाँ कंपनी की साइड से गलती हुई है और कंज्यूमर कमीशन इज आस्किंग दैट कंपनी टू पे दैट कस्टमर एज अ कॉम्पनसेशन, तो वो चीज़ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल एंड रेट्रोस्पेक्टिव। इंडिविजुअल एंड रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है एडजुडिकेशन इज कंसर्निंग रिगार्डिंग स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एंड पास्ट कंडक्ट। इंडिविजुअल मतलब जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है, जनरल नहीं है। एंड रेट्रोस्पेक्टिव मतलब ये पास्ट राइट्स और लाइबिलिटीज़ की बात हो रही है, क्योंकि इश्यूज जो हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं वो इश्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यानी पिछली कंडक्ट के बारे में बात हो रही है। जैसे किसी फैक्ट्री ने पोल्यूशन नॉर्म्स को वॉयलेट किया, उसका केस चल रहा है, तो वो नॉर्म्स वॉयलेट आज हुए हैं कि नहीं इस पे बात नहीं हो रही है, वो कल हो चुके थे, वो पहले हो चुके थे, यानी रेट्रोस्पेक्टिव थे। इसीलिए ये जो एडजुडिकेशन वाली चीज़ है ये रेट्रोस्पेक्टिव है और इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मीन्स हु आर पार्टीज इन्वॉल्व इन दैट केस, उनके ऊपर है। नेक्स्ट आता है हियरिंग्स एंड
एविडेंसेस। हियरिंग एंड एविडेंसेस मीन्स कि पार्टीज अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कर सकती है, अपने एविडेंसेस को ला सकती है और अपने एविडेंसेस को मतलब प्रेजेंट करेगी और क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकती है। तो क्रॉस एग्जामिन एविडेंस करना, विटनेसेस को प्रेजेंट करना, डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना, इट इज़ ऑल अंडर हियरिंग एंड एविडेंसेस, जिसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से भी रिलेट कर सकते हैं कि नोटिस, हियरिंग एंड एविडेंसेस का प्रोडक्शन, जिससे कि आदमी अपने आप को पूरी तरह से प्रेजेंट कर पाए, राइट। नेक्स्ट इसी में मेंशन्ड है केस लॉज, लंडनर वर्सेस बायमेटालिक। लंडनर वर्सेस बायमेटालिक डॉक्ट्रिन में क्या हुआ था? लंडनर, देखो लंडनर प्रिंसिपल कहता क्या है? लंडनर प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट कि जहाँ पे जो गवर्नमेंट एक्शन है दैट इज अफेक्टिंग फ्यू आइडेंटिफाइबल पर्सन, तो वहाँ पे हियरिंग इज रिक्वायर्ड। जैसे कि एक म्यूनिसिपैलिटी है, जब वो कोई स्पेशल टैक्स इम्पोज करेगी सिर्फ 20 प्रॉपर्टी ओनर्स पे, तो वहाँ पे ओनर्स को सुना जाएगा। बट बायमेटालिक प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हेन एक्शन अफेक्ट्स द जनरल पब्लिक, जब जनरल पब्लिक को अफेक्ट कर रहा है कोई भी जो एक्शन ले रही है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, वहाँ पे हम इंडिविजुअल हियरिंग्स नहीं लेके आएंगे। इट इज़ अननेसेसरी, क्योंकि हम हर एक पर्सन को नहीं सुन सकते, मिलियंस को थोड़ी ना सुन सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स है उसको इंक्रीज किया जा रहा है फॉर एवरी प्रॉपर्टी ओनर इन द सिटी, तो वहाँ पे हम, सिटी में तो बहुत सारे लोग होंगे, लैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोग होंगे, तो हम सबको नहीं सुन सकते। तो उस केस में बायोमेटालिक में हम उन लोगों को, इंडिविजुअल हियरिंग्स को हम अलाउ नहीं करते। तो इंडिविजुअल हियरिंग्स लंडनर में अप्लाई होंगी, यही एक डिस्टिंक्शन है इन दोनों प्रिंसिपल्स में, और बायोमेटालिक में नहीं होंगी। और लंडनर में हियरिंग्स होंगी, ओनर्स मस्ट बी हर्ड, क्योंकि वो स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल लोग होते हैं। बट देखो, कहीं ऐसा नहीं कह रहा है कि बायोमेटालिक में अगर हियरिंग नहीं होगी तो प्रोसेस में हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं करेंगे, वो तो हमें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना ही है। सो इट इज डिटरमाइनिंग बेसिकली द प्रोसीजरल राइट्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन। आगे बढ़ते हैं थर्ड और फोर्थ पे। थर्ड हमारा कहता है रूल एप्लीकेशन एंड फोर्थ इज मिनिस्टीरियल एक्शन। देखो, रूल एप्लीकेशन, रूल एप्लीकेशन का मतलब है जब आप किसी एग्जिस्टिंग रूल्स को किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में अप्लाई कर दो। जैसे एग्जांपल ले लो, ट्रैफिक रूल्स हैं, ऑलरेडी हमारे पास मोटर व्हीकल एक्ट है, जो पुलिस ऑफिसर है उसका काम क्या है? उसी मोटर व्हीकल एक्ट को अप्लाई करा देना जनरल पब्लिक के ऊपर और कंडक्ट देखना कि ट्रैफिक में कंडक्ट ठीक रहे। तो ऑफिसर कर क्या रहा है? ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको अप्लाई कर रहा है। तो यानी कि डे टू डे एनफोर्समेंट में या मैनेजमेंट में जो भी एग्जिस्टिंग रूल्स को अप्लाई कर दो, दोज एक्शंस आर कॉल्ड एज रूल एप्लीकेशन एक्शन। अब यहाँ पे देखो, कोई नए लॉज नहीं बन रहे, दैट इज विदाउट क्रिएटिंग एनी न्यू पॉलिसी। कोई नए लॉज नहीं है, नहीं तो वो रूल मेकिंग में चला जाता, ना ही डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन है, नहीं तो वो एडजुडिकेशन में चला जाता, रूल डिसीजन में चला जाता। बट यहाँ पे दोनों नहीं है। यहाँ कहाँ है? रूल एप्लीकेशन, यानी नो न्यू लॉ इज मेड, नो फॉर्मल डिस्प्यूट इज डिसाइडेड, जस्ट द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स जो कि पार्लियामेंट से पास हैं उसको आपने स्पेसिफिक सिचुएशन में सिर्फ अप्लाई करवाया है, सिर्फ आपने इम्प्लीमेंट करवाया है, जो कि एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम होता है। जैसे चालान इशू कर देना, इंस्पेक्शंस को कंडक्ट करना, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, कंप्लायंस को मॉनिटर करना, दीज आर द थिंग्स जो लॉ कह रहा है, सिंपली उसको अप्लाई करा दो, उसको इम्प्लीमेंट करवा दो। कोई नया लॉ नहीं बना रहे, कोई भी जजमेंट नहीं दे रहे। दिस मीन्स कि हम सिंपली एग्जीक्यूटिव का जो बेसिक काम है इम्प्लीमेंटेशन का, हम वो करते हैं। नेक्स्ट आता है मिनिस्टीरियल एक्शन। मिनिस्टीरियल एक्शन कहता है जहाँ पे डिस्क्रिशन नहीं है। देखो, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो कि जब ऑफिसर अपना एक्शन करने जा रहा है तो उस ऑफिसर से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो, या वो ऑफिसर खुद से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे दैट वेदर आई हैव अ चॉइस टू मेक हियर और नॉट। अगर चॉइस है, इफ द चॉइस, देखो चॉइस में दो चीज़ें हैं, एक हो गया येस, एक हो गया नो। अगर चॉइस है येस तो वो आ जाएगा डिस्क्रिशनरी में, चॉइस है, मेरी मर्जी, दूँ ना दूँ। जहाँ पे आ जाएगा नो, वहाँ आ जाएगा मिनिस्टीरियल। चॉइस नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ मैंडेटरी। मैंडेटरी है तो वो परफॉर्मेंस होनी ही होनी है। तो एक्शंस विच आर इन्वॉल्विंग नो डिस्क्रिशन, जहाँ पे डिस्क्रिशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ऑफिसर मस्ट परफॉर्म और एक्ट और बी इन अ लीगल failure. This is mandatory non-discretionary duties imposed by statute or regulation.
एक एग्जांपल समझो, जैसे एक लॉ कहता है कि अगर कोई एप्लीकेंट है जिसकी एज 18 प्लस हो चुकी है तो अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के वोटर कार्ड रिसीव कर सकता है। मान लो किसी पर्सन का 18 प्लस वो हो गया, उसके पास सब डॉक्यूमेंट्स है, वो वोटर कार्ड इशू कराने गया है, तो अब ऑफिसर उसको मना नहीं कर सकता, तो ऑफिसर कैन नॉट रिफ्यूज। तो ये कोई डिस्क्रिशनरी फंक्शन नहीं है कि मर्जी होगी तो देंगे, नहीं मर्जी होगी नहीं देंगे। ये क्या है, मिनिस्टीरियल है, कि उसके अगर सारे जो रिक्वेजिशन जो भी है अगर वो डन है तो यू हैव टू प्रोवाइड दैट लाइसेंस, यू हैव टू प्रोवाइड दैट कार्ड। सो इट इज़ नॉट डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी कब होता, जब किसी सिनेमा हॉल का लाइसेंस है, उसमें एग्जामिनेशन करना है पब्लिक सेफ्टी कंसर्न्स का, और अगर उस ऑफिसर को लग रहा है कि ये जो सेफ्टी कंसर्न्स है ये सही है तो हमने दिया, अगर उसको ठीक नहीं लग रहा है तो उसने नहीं दिया, दिस इज डिस्क्रिशनरी। बट वहीं पे अगर लाइसेंस इशू करना है, वंस ऑल स्टैट्यूटरी कंडीशंस आर फुलफिल्ड, सब कुछ डन है, सब कुछ कंप्लीट है, और सिर्फ लाइसेंस इशू करना है, ऑल द स्टैट्यूटरी कंडीशंस जो भी उस एक्ट के थ्रू या उस प्रोसीजर के थ्रू होनी चाहिए वो सब कुछ डन है, वहाँ पे डिस्क्रिशन काम नहीं करेगा, वहाँ पे मिनिस्टीरियल ही काम करेगा ना। वाई इट इज कॉल्ड एज द, ये जो देखो, ये जो जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं, रूल एप्लीकेशन, मिनिस्टीरियल फंक्शंस, इसमें बेसिकली गवर्नमेंट के ही काम होते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड एज द हार्ट बीट ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि हार्ट बीट क्यों बोलेंगे, क्योंकि डे टू डे जो काम है वो मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव कंडक्ट के ही अंडर में पड़ते हैं, और मिनिस्टीरियल एक्शंस वो उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जहाँ पे डिस्क्रिशन खत्म है और आपको मैंडेटरी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। अगर कोई ऑफिसर, अगर वो अपनी मिनिस्टीरियल एक्शंस को फुलफिल नहीं करता है तो यहीं पे मैंडेमस की रिट फाइल होती है, जिसका मतलब है वी कमांड, जहाँ पे कोर्ट बोलेगा दैट यू हैव टू, या जो अथॉरिटी या जो ऑफिसर है, यू हैव टू परफॉर्म दिस ड्यूटी। दैट मीन्स द ऑफिसर विल बी कंपेल्ड टू परफॉर्म दैट ड्यूटी बिकॉज इट वॉज मैंडेटरी एट द फर्स्ट इंस्टेंस एंड ही डिड नॉट कंप्लीटेड इट। तो इसीलिए उसको रिट इश्यूज के अगेंस्ट करी जाती है और कोर्ट का ऑर्डर आता है दैट यू हैव टू डू इस, तो दैट इज द मैंडेमस अप्लाइड ऑन मिनिस्टीरियल एक्शंस। मूविंग अहेड विद, आई होप ये चार जो एक्शंस हैं ये आपको क्लियर होंगे। नाउ मूविंग अहेड विद द मैकेनिज्म्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखो जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि मैंने तो बता दिया कि ये चार तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज परफॉर्म करती हैं, बट क्या ये एक्शंस एब्सोल्यूट हैं, क्या ये एक्शंस जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी चाहे वो कर सकती है, उसके ऊपर कोई चेक है भी या नहीं है? तो इसका आंसर है कि चेक हमेशा अप्लाइड होगा, एंड चेक विल बी इन द फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू ये इंश्योर करेगा कि ये जो एजेंसीज हैं ये ऑलवेज दीज आर इन देयर लिमिट, ये अपनी अथॉरिटी के अंदर ही रहें, दे शुड स्टे विद इन देयर अथॉरिटी, दे शुड फॉलो द प्रोसीजर्स एंड दे शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। यानी आपको जहाँ से पावर मिली है वो आपके स्टैट्यूटरी बाउंड्स हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स बताता है दैट आपको कितनी अथॉरिटी के अंदर काम करना है। अगर आपने इस चीज़ को वायलेट किया तो आपके द्वारा किया गया जो भी एक्शन है वो इनवैलिड कहलाएगा, वो कंप्लीटली वॉइड होगा। नाउ सी कि इस पर्टिकुलर जो हम बात कर रहे हैं इसका ग्राउंड क्या क्या होगा, ग्राउंड्स ऑफ रिव्यू क्या क्या होंगे। तो ग्राउंड्स ऑफ रिव्यू इज, पहला हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस। अगर कोई रूल रेस्ट्रिक्ट कर रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो वो आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा। तो अगर आप ऐसा कोई भी लॉ बना दे रहे हो जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं उनके अगेंस्ट है, तो वो वहाँ पे कोर्ट इंटरवीन करके इस चीज़ को स्ट्राइक डाउन कर सकती है बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, राइट। नेक्स्ट आता है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस मतलब जिस भी पेरेंट एक्ट या इनेबलिंग लेजिस्लेशन के थ्रू उस अथॉरिटी को बनाया गया है वहीं से उसको पावर्स भी ग्रांट करी गई हैं। तो अगर कोई अथॉरिटी अपनी पावर के बियॉन्ड काम करती है जो उसको पार्लियामेंट ने थ्रू पेरेंट एक्ट ग्रांट करी है, तो दैट मीन्स एक्शन अल्ट्रा वायर्स है और उसके थ्रू किया गया जो भी एक्शन है दैट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। तो एजेंसीज उसी स्कोप में उन्हें काम करना चाहिए जिसमें पार्लियामेंट ने उन्हें बाय जो एक्ट, पेरेंट एक्ट या इनेबलिंग लेजिस्लेशन है जो मेंशन कर रखा है, बस उसी उतने ही फंक्शंस को परफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्कोप ऑफ रिव्यू। स्कोप ऑफ रिव्यू मीन्स कि जहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ पे वर्ड है ट्रायल डी नोवो।
ट्रायल डी नोवो मतलब फुल रीहियरिंग, कंप्लीट रीहियरिंग। दिस मीन्स कि जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनको रीहियर करा जाए, उनके मैटर्स को कंप्लीटली सुना जाए, राइट, एंड शो कंसिडरेबल डिफरेंसेस टू द एजेंसीज डिपेंडिंग ऑन द लेजिस्लेटिव इंटेंट। दिस मीन्स कि स्कोप ऑफ रिव्यू क्या, कोर्ट यहाँ पे चेक लगा सकती है। एक तो जो भी मान लो यहाँ पे एडजुडिकेशन हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी ने कोई ऑर्डर पास किया, एक एग्जाम्पल ले लो, कोई ऑर्डर पास किया, अब वो ऑर्डर बाइंडिंग है, बाइंडिंग होने के बाद चलो फॉलो तो हो गया, बट जो पार्टीज थी वो कोर्ट्स के पास चली गई कि ये मेरे साथ गलत हुआ है, इन्होंने जो इनका जो एक्शन है दैट इज नॉट प्रॉपर। अब कोर्ट क्या करेगी, उस चीज को, जो भी केस था उसको दोबारा सुन सकती है, रीहियर कर सकती है मैटर को कंप्लीटली। रीहियर मीन्स प्योरली जितने भी एविडेंसेस हैं, जितने भी विटनेसेस हैं, जो भी केस था उसको पूरी तरह से दोबारा से सुनेगी, दोबारा से चांस देगी टू प्रेजेंट द केस टू द पार्टीज। दोनों पार्टीज अपने जो अपना जो साइड है वो प्रेजेंट करेंगी, और वहाँ पे एजेंसी ने ये भी चेक करेगी कि एजेंसी ने जो ऑर्डर पास किया है उसमें उसका ऐसे कह लो उसका थॉट प्रोसेस क्या था उस टाइम। एजेंसी अगर उसने इस चीज़ को अगर किया है तो वाई दिस थिंग हैपेंड, तो एजेंसी का उस टाइम पे एक्शन के पीछे उसका इंटेंशन क्या था। प्लस इट विल ऑल्सो चेक कि जिस लॉ के थ्रू उस एजेंसी को पावर मिली है और जिस लॉ ने बताया है दैट यू कैन गिव दिस काइंड ऑफ ऑर्डर्स, तो उस टाइम पे क्या, जब एजेंसी अपना एक्शन परफॉर्म कर रही थी टू गिव द ऑर्डर्स, तो क्या उसने उस लेजिस्लेचर के इंटेंट को फॉलो किया है या नहीं वाइल गिविंग द ऑर्डर्स। तो इस चीज़ को भी कोर्ट चेक कर सकती है। इट कैन चेक कि जो लॉ बना था उसका इंटेंशन फुलफिल्ड है या नहीं है। अगर उसको लगता है कि लेजिस्लेटिव इंटेंट वाज नॉट फुलफिल्ड बाय द ऑर्डर गिवन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, वो यहाँ से इसको भी स्ट्राइक डाउन कर सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कॉन्ग्रेशनल अथॉरिटी। दिस मीन्स कि पार्लियामेंट की अथॉरिटी। पार्लियामेंट अथॉरिटी मतलब कि हर टाइम पे इट होल्ड्स द अथॉरिटी टू डिफाइन द ब्रेड्थ ऑफ जुडिशियल रिव्यू थ्रू स्टैचूट। वो एक्ट में ही प्रेजेंट कर देगी। जुडिशियल रिव्यू सी इट इज कंसर्न विद लीगैलिटी, इट इज नॉट कंसर्न विद डिजायरेबिलिटी। तो कोर्ट ये पूछ सकती है वॉज द डिसीजन लॉफुल, ये नहीं पूछेगी नॉट वुड आई हैव मेड द सेम डिसीजन, ऐसा नहीं पूछना है, मतलब क्या लॉफुल है या नहीं है, बस सिंपल चीज़। सो दिस मीन्स अब आगे आते हैं प्रोसीजरल रिव्यू पे। प्रोसीजरल रिव्यू मतलब कोर्ट ये भी चेक कर सकती है, जैसे एक एग्जांपल ले लो कि नोटिस देना, कमेंट, हियरिंग राइट्स, प्रोसीजर, ये सब क्या है, स्टेप्स है। मान लो देयर आर 6 स्टेप्स हैं और 6 स्टेप्स में से कोई एक स्टेप क्या है स्किप कर दिया। अगर स्किप हो गया तो नाउ कोर्ट ये चेक करेगी दैट वेदर एजेंसीज हैव फॉलोड द रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स और नॉट। अगर उन प्रोसीजर में से नोटिस नहीं दिया, ऑर्डर दे दिया, गलत हो जाएगा। कमेंट, नोटिस के साथ अगर कमेंटिंग नहीं हुई, या फिर राइट्स जो थे, जो हियरिंग होनी चाहिए थी वो प्रॉपर नहीं हुई, आपने एविडेंसेस को चेक नहीं करने दिया, इन दैट केस जो प्रोसीजरल रिव्यू है वो अप्लाई होता है, जहाँ प्रोसीजर को चेक किया जाता है। मान लो किसी पर्सन का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया विदाउट हियरिंग, तो यहाँ पे कोर्ट में इनवैलिडेट द एक्शन, क्योंकि प्रोसीजरल प्रॉब्लम हुई है, आपको उससे पहले सुनना चाहिए था, तब आपको एक्शन लेना चाहिए था, बिना आपने हियरिंग के एक्शन ले लिया, दैट मीन्स इट्स अ प्रोसीजरल फॉल्ट। और इस चीज़ को चेक करने के लिए कोर्ट पिक्चर में आएगी। कोर्ट उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी का जो एक्शन था, जो डिसीजन था, उसको इनवैलिडेट कर देगी। नेक्स्ट आता है रेमेडियल। रेमेडियल मीन्स रेमेडीज क्या क्या होती हैं। कोर्ट्स क्या करेंगी, पहले तो ऑर्डर्स को क्वैश कर सकती हैं, या फिर रिमांड मैटर कर सकती है, या फिर इंजंक्शंस इशू कर देगी, या फिर रिट्स ग्रांट कर देगी। तो कोर्ट्स में डू एनीथिंग, कोई किसी भी तरह की रेमेडी जो इन्वॉल्व है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी का कोई ऐसा एक्ट है विच इज़ अनलॉफुल, तो कोर्ट्स रिमांड करके, वेकेट करके या एंजॉइन करके उस ऑफेंडिंग एक्शन को कम्प्लीटली हटा सकती है। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कि कब कब जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होगा। इट इज़ नॉट अपील ऑन मैरिट्स, बट इट इज़ चेक ऑन लीगैलिटी, प्रोसीजर एंड रेशनैलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। क्वेश्चन यहाँ ये नहीं होगा कि जो ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी ने पास किया अगर वही कोर्ट ने किया होता तो, कोर्ट ने किया होता तो वो अलग बात है, बट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी के थ्रू हुआ है, तो जुडिशियल रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी पर भी अप्लाई करता है टू चेक दैट कि ये ऑर्डर उसने सही पास किया है या नहीं किया है। तो इट इज़ नॉट कंसर्न विद desirability, but it is concerned with legality. Moving forward with the arbitrary and
कैप्रिशियस स्टैंडर्ड। ये मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड है फॉर रिव्यूइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। अब इसको रिव्यू करने के लिए कोर्ट करती क्या है, कोर्ट विल चेक दैट वेदर द डिसीजन वाज रैशनल था या नहीं था, रिलेवेंट फैक्टर्स को कंसीडर किया था या नहीं किया था, या फिर इग्नोर्ड द इररिलेवेंट फैक्टर्स, आपने इररिलेवेंट फैक्टर्स को इग्नोर किया या नहीं किया, या फिर इट इज सपोर्टेड बाय एनी काइंड ऑफ रीजनिंग, और मे बी कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई क्लियर एरर हो गया हो। तो नाउ सी, इसको एक एग्जांपल से समझो। गवर्नमेंट ने सडनली एक मेडिसिन को बैन कर दिया। वेरी सिंपल एग्जांपल, गवर्नमेंट बैंड अ मेडिसिन। अब अगर गवर्नमेंट ने मेडिसिन बैन कर दी है, तो नाउ कोर्ट कैन आस्क दैट वाज साइंटिफिक एविडेंस कंसीडर्ड, वाज द एक्सपर्ट ओपिनियंस एग्जामिन्ड, वाज द डिसीजन एक्सप्लेन्ड कि हमने ये क्यों किया है, क्या रीज़न बताया है कि ये मेडिसिन बैन की है तो क्यों की है। तो इसको कहते हैं कि जो कोर्ट है वो फोकस कर रही है लॉजिक एंड रिकॉर्ड बिहाइंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कोर्ट भी उसी सेम कंक्लूजन पे जाए, बट कोर्ट्स को चाहिए क्या, रीजनिंग चाहिए। कोर्ट को चाहिए कि आपने प्रोसीजर पूरा फॉलो किया हो। ऐसा ना हो, देखो रीजनिंग अटैच्ड होगी, प्रोसीजर अटैच्ड होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका डिसीजन है वो आर्बिट्ररी नहीं होगा। बट अगर ये चीज़ें एब्सेंट हैं, ना ही आपने प्रोसेस सही से फॉलो किया, ना ही आपने किसी भी तरह का रीज़न उसमें अटैच किया, तो देयर आर चांसेस कि आपकी पावर का मिसयूज हुआ हो। तो कोर्ट इज नॉट, इट इज़ नॉट लाइक सब्सटीट्यूटिंग इट्स ओन ओपिनियन, इट इज़ ओनली चेकिंग वेदर द एजेंसी हैज़ एक्टेड रीजनेबली और नॉट। तो रीजनेबल पर्सन की तरह ये टेस्ट किया जाता है। मूविंग अहेड विद द सब्सटैंशियल एविडेंस टेस्ट। सब्सटैंशियल एविडेंस टेस्ट का मतलब इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर फॉर्मल एडजुडिकेशन एंड फॉर्मल रूल मेकिंग। फॉर्मल एडजुडिकेशंस और फॉर्मल रूल मेकिंग में यूज़ होता है, वेयर जो भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं, जो भी हमारे एविडेंसेस हैं, वो देखेंगे कि एजेंसी ने जो भी किया है क्या वो सही है या नहीं है, इज़ देयर इनफ एविडेंस टू सपोर्ट द एजेंसीज कंक्लूजन और नॉट। तो ये जो आया था, ये यूनिवर्सल कैमरा वर्सेस एनएलआरबी से आया था स्टैंडर्ड, एंड दिस मीन्स कि कोर्ट्स मस्ट कंसीडर द होल रिकॉर्ड, नॉट जस्ट एविडेंस सपोर्टिंग द एजेंसी। तो यूनिवर्सल कैमरा प्रिंसिपल कहता है कि कोर्ट जब चेक करेगा तो वो सपोर्टिंग एविडेंस, कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस और एंटायर रिकॉर्ड को चेक करेगा, नॉट मेरली द एविडेंसेस हु आर फेवरिंग द एजेंसीज। इसको एग्जाम्पल से समझो तब ये क्लियर होगा। जैसे एक लेबर ट्रिब्यूनल है, उसको लगा कि जो एम्प्लॉय है, द एम्प्लॉय इज़ अ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। तो यहाँ पे जब मिसकंडक्ट हो गया है, तो अब कोर्ट चेक क्या करेगी, विटनेस टेस्टिमनी देखेगी, डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी, कॉन्ट्रडिक्शंस देखेगी, एविडेंसेस देखेगी। इफ अ रीजनेबल पर्सन कुड रीच ऑन द सेम कंक्लूजन, तो डिसीजन स्टैंड करेगा कि यस दिस हैज समथिंग हैपेंड, राइट। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ट्रायल डी नोवो होगा, जिसका जो हाईएस्ट रिव्यू है, जहाँ पे री हियरिंग और दोबारा से चीज़ें होती हैं। सब्सटैंशियल एविडेंस इज़ अ मॉडरेट रिव्यू, जहाँ पे हम सब्सटैंशियल एविडेंस में जितने भी एविडेंसेस हैं उनको चेक करते हैं, राइट। और जो सबसे लोअर रिव्यू पे जाता है, जिसकी इंटेंसिटी सबसे लोअर है, दैट इज़ आर्बिट्ररी एंड कैप्रिशियस। तो यहाँ पे देखो, मोस्ट रिगरस देन आर्बिट्ररी एंड कैप्रिशियस ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे यू आर चेकिंग द रीजनेबल माइंड with, like you are attaching it with the evidence acceptance and you are checking whether they are supporting the conclusion or not, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी ने दिया है। यहाँ पर भी फॉर्मल प्रोसीडिंग्स होंगी, हियरिंग पे अप्लाई होगा, फॉर्मल रिकॉर्ड जो भी स्टैट्यूट के थ्रू है उस पर भी जाएगा कि वेदर यू हैव लाइक मेंटेन द रिकॉर्ड और नॉट। पूरे रिकॉर्ड की रिव्यू किया जाएगा, सारे एविडेंसेस और जो भी जितने भी टेस्टिमनीज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सब चीज़ को चेक किया जाएगा, सिर्फ उनको नहीं जो एजेंसी को सपोर्ट करें, मतलब बोथ साइड से सब कुछ चेक किया जाएगा। एंड रीजनेबल माइंड स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, जहाँ पे एविडेंसेस को ये चेक किया जाएगा दैट वेदर अ रीजनेबल पर्सन या रीजनेबल माइंड विल एक्सेप्ट दिस कंक्लूजन और नॉट। एंड यूनिवर्सल कैमरा केस है तो लैंडमार्क केस वाइल चेकिंग द एरर्स, जहाँ पे हम ये इंश्योर करेंगे कि अगर एजेंसी से कुछ एरर हो भी गई है तो हम किन किन पॉइंटर्स पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। इसीलिए दिस पर्टिकुलर थिंग इज बेसिकली मोर, इट इज हैविंग द मोर effect than the arbitrary and capricious test. Moving ahead on the
की प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो कि हमारे फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स बनते हैं, जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पढ़ चुके हैं, जिसमें आता है नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ एंड ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, यानी नोटिस देनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट द एविडेंसेस एंड अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड ऑल्सो। अगर किसी हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिसमिस कर रहे हैं तो पहले उसको सुना जाना चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए, उसको खुद को प्रेजेंट करने का पूरा मौका देना चाहिए, तब उसका टर्मिनेशन होगा इफ ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ द सेम। नेक्स्ट आता है इसी में रीजन डिसीजंस। नेचुरल जस्टिस वी आर वेरी मच वेल अवेयर ऑफ, दो चीजें हैं, नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ एंड ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। नेक्स्ट आता है रीजन डिसीजंस। रीजन डिसीजंस मतलब अथॉरिटी को अपने डिसीजन को एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर किसी अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन, मान लो एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उसने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, तो सिर्फ मेरली उसको ये नहीं मेंशन करना है एप्लीकेशन रिजेक्टेड, उसको क्या मेंशन करना है, दैट व्हाई दिस एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड, इट मस्ट प्रोवाइड द रीजंस। उससे होगा क्या, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी एंड जुडिशियल रिव्यू भी इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि कोर्ट को भी पता है दैट इसमें रीजंस अटैच्ड हैं, कोर्ट रीजन उठाएगा, राइट। तो इसीलिए द एजेंसीज मस्ट प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट एंड रीजनड एक्सप्लेनेशन फॉर देयर एक्शंस। नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंडर ही काम करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में कब काम करोगे, जब आप अपने पावर को लिमिट में यूज करोगे, यू आर नॉट एक्सीडिंग योर पावर, तो यू आर नॉट हैविंग द अनलिमिटेड पावर। जैसे अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को पावर दे दी है कि आप लॉ बना सकते हो, तो उसके पास अनलिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना है कि वो काम पार्लियामेंट का ही है, लेजिस्लेचर इज पार्लियामेंट ओनली, बट आपको उसमें से कुछ पार्ट डेलीगेशन में मिला है, तो सिर्फ डेलीगेशन वाला पार्ट करना है, ना कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना है। अगर वो एजेंसी एब्सोल्यूट एक्सरसाइज करती भी है उन पावर्स का, तो वो इनवैलिड हो जाएंगी। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स में आपको रहना है, अपनी लिमिट्स में ही उस पर्टिकुलर एजेंसी को परफॉर्म करना है एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स बाय चेकिंग एजेंसीज ओवर रीच। हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इस चीज़ को चेक करता रहेगा कि कहीं आप अपनी लिमिट के बाहर तो नहीं चले गए हो। एंड लास्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब ये सब जो कुछ भी किया जा रहा है, दिस इज द रीजन कि एजेंसीज हमेशा अकाउंटेबल रहे टू द लॉ एंड टू द पब्लिक एंड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। तो ये एक तरह से प्रिंसिपल्स हैं जो अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करेंगे एंड प्योरली it is providing the protection to the citizens from the abuse of power. And now coming on to the last slide, that is the balance of power. देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का काम क्या है, एक तो एफिशिएंट गवर्नेंस की अच्छे से गवर्न हो जाए चीज़ें, राइट, एफिशिएंट गवर्नेंस के साथ दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। तो जब हम दोनों को दो साइड, देखो एक ऐसे कह लो अ काइंड ऑफ वेइंग स्केल है, वेइंग स्केल में एक साइड है हमारा एफिशिएंट गवर्नेंस एंड दूसरी साइड है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। अच्छा, आई राइट शॉर्ट फॉर्म्स, आई होप सुनते चलोगे आई व्हाट आई एम स्पीकिंग, तो ये जो लिखा हुआ है समझ आएगा, बट अगर सोचो कि स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ोगे तो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत अच्छे से लिखा है तो आपको बाद में रीडेबल होगा, और एल्स आई विल ट्राई टू राइट लाइक मोर प्रॉपर। बट बहुत अच्छी हैंड राइटिंग बनाओ तो फिर बहुत लेंदी वीडियो हो जाता है एंड आई डोंट थिंक सो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, और बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में सजा सजा के लिखने में टाइम वेस्ट होगा। सो कीप ऑन लिसनिंग ऑल्सो वाइल यू आर लाइक सीइंग दिस वीडियो, तो आपको क्लियर होता चलेगा कि वॉट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, और वो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। आई एम नॉट जस्ट रीडिंग द स्लाइड्स बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू बाय मेकिंग दीज चार्ट्स एंड बाय मेकिंग दीज डायग्राम्स। सो नाउ कमिंग ऑन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देखो ये अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है तो इसके दो वेइंग स्केल्स हैं, जहाँ पे एक साइड एफिशिएंट गवर्नेंस है, एक साइड इंडिविजुअल के राइट्स हैं। गवर्नेंस में चाहिए क्या होता है, गवर्नमेंट को एक्सपर्ट एजेंसीज चाहिए जो रेगुलेट कर पाएँ डिफरेंट एरियाज़ को, उनको प्रोटेक्ट कर पाएँ और मैनेज कर पाएँ उनकी कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज़ को। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स है, सिटीजन्स के राइट्स को सेफगार्ड करना होगा अगेंस्ट द आर्बिट्ररी डिसीजन, अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ पावर, अगेंस्ट द प्रोसीजरल अनफेयरनेस। तो एक तरफ तो हम पावर दे रहे हैं, दूसरी तरफ पावर का मिसयूज़ ना हो, इसको भी चेक करना है। तो इसी वजह से
जो ये एम्पावरमेंट दी जाती है, ये एम्पावरमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को दी जाती है टू परफॉर्म दीज एक्शंस और इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में एक्सपर्टीज और एफिशिएंसी के साथ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएं। बट सेम वेयर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइडेड है, इतना भी पावर नहीं दिया है कि आप इंडिविजुअल राइट्स को इन्फ्रिंज करने लग जाओ, आर्बिट्रेरी डिसीजन होने लगे या फिर अब्यूज होने लगे पावर का, अनफेयरनेस हो जाए, ये भी नहीं होना है। तो थ्रू जुडिशियल रिव्यू वो सिटीजन्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द मिसयूज ऑफ पावर्स बाय दीज एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, और उनको अपने स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स के अंदर ही रखती है। सो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ये जो टेंशन दोनों के बीच में क्रिएट हो रही है, इसी चीज़ को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मैनेज करता है। एक तो एफिशिएंसी भी बढ़ा रहा है, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, एंड जो लोगों के राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन दे रहा है थ्रू द कोर्ट्स। So this is the balance created by these agencies, empowering them to govern effectively and constraining them to govern lawfully is the enduring project of administrative law. So now ऐसे सोच लो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज इंजन है ऑफ गवर्नमेंट एंड कोर्ट्स। देखो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है, वो इंजन है, और गवर्नमेंट और कोर्ट्स उसके ब्रेक्स हैं। विदाउट इंजन गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन, विदाउट ब्रेक्स पावर में बिकम डेंजरस। सो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंश्योर्स कि दोनों ऑपरेट करें टुगेदर एंड हारमोनियसली। सो now, I think, remember that administrative law is not about preventing the government from functioning, it is about ensuring the governmental power is exercised reasonably, fairly, and within the legal limits. और ये जो administrative agencies हैं, these may govern, but the law governs the governor. तो इनके ऊपर भी check as it is lagega. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe. In the next lecture, we'll be discussing about another topic of administrative law and understand the concepts which are involved in it. Thank you for watching the video. See you in the next class. Don't forget to like. Thank you so much.